बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और एज़ यूजुअल हम शो में शहर के अहम खबरों के साथ साथ आपको अपडेट रखेंगे बाहर की भी तमाम तर सूरत हाल से। कोशिश करेंगे कि तमाम चीज़ें आज के शो में शामिल कर सके। जहाँ कहीं पे भी हम आपके मसाइल डिस्कस करते हैं वहीं पर कोशिश ये होती है कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन घर बैठे आप तक पहुँचा सके। तो आज भी ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। कुछ मौसम की सूरत हाल भी आपको बताएंगे क्योंकि मौसम अच्छा खासा तब्दील हुआ है। आई मस्ट से कि ये मौसम सभी लोग इंजॉय भी कर रहे हैं क्योंकि एकदम से जो सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी उसके बाद आज सुबह धूप भी निकली हुई थी, तो शहरी इस मौसम को एंजॉय भी कर रहे हैं। तो प्रोग्राम में आगे चल के ज़रूर हम आपको मौसम के हवाले से डिटेल में भी आगाह करेंगे। आज आगाज़ करेंगे हम पहले टॉप स्टोरी से। जी तो आज की पहली खबर है जी, आवाम को महंगाई का एक और झटका। बिजली 1.95 रुपए फी यूनिट और महंगी। गैस गायब होने पर शहरी सरापा एहतजाज। रायविंड में उड़िया गांव के मकीनों ने मेन रोड बंद कर दी। जोहर टाउन अल्लाहू गोल चक्कर का नया डिजाइन तैयार। खियाबानी फिरदौसी सिग्नल फ्री होगा। और कोरोना से मजीद 14 जिंदगियों के चिराग गुल, 442 नए मरीज। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने जान ली, इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक। इरफान, आज की पहली खबर की तरफ चलते हैं और पहली खबर हमारे पास जिस तरह से कल लोग भी दुहाई हमें देते नजर आए, हैरान कुन भी है, परेशान भी है। लेकिन ये परेशानी क्यों बढ़ती चली जा रही है? क्यों महंगाई को फुल स्टॉप नहीं लग रहा? ये जो हाफ न्यूज़पेपर है मेरे सामने इस टाइम, आप देख सकते हैं, ये कवर्ड है यूटिलिटी स्टोर पर अशिया महंगी, बिजली महंगी, गैस गायब हो चुकी है, शहरी परेशान है। तो आगाज कर लेते हैं कल की पहली और बड़ी खबर जो कि आवाम के लिए बिलाशुबा परेशानी का बाइस भी है। एक और झटका आवाम को लगाया गया है जी। बिजली 1.95 रुपए फी यूनिट और महंगी कर दी गई है। क्या कहेंगे इरफान? अना देखें, बिल्कुल ये एक इंतहाई जो है वो लोगों के लिए परेशानी का बायस है कि आपका बिजली का टैरिफ जो है उसको तब्दील कर दिया गया है। और ये जो महंगी हुई है, यूनिट महंगा हुआ है, ये आप इसमें फ़र्क करने की बात है कि पहले आपको कहा जाता था कि फ्यूल एडजस्टमेंट की वजह से पैसे आपके बढ़ रहे हैं, कि आपने किसी नवंबर में, दिसंबर में या पिछले कई माह के अंदर जो बिजली इस्तेमाल की उसकी वजह से जो फ्यूल एडजस्टमेंट हुई, जो फर्नेस ऑयल की कीमतें बढ़ी, उसके आपको बिलिंग जो है वो की गई। लेकिन ये जो है ये जुल्म है जो बेसिक टैरिफ पे ऊपर किया गया। इसका मतलब है कि आपके जो 200 या 300 यूनिट करने वाले आम जो 4-5 मरले के घर हैं या 3 मरले के घर हैं, वो अगर बेसिक जो टैरिफ के अंदर आते थे जिसमें 200-300 जो यूनिट उनका यूज़ होता था, इसी तरह जो फैक्ट्रियां हैं वो भी, उनको भी अगर लें तो ये तमाम के तमाम जो जितने भी टैरिफ होंगे उसके अंदर 1 रुपये 95 पैसे जो है इसकी कीमत बढ़ी है। इसका मतलब है कि तमाम जो कंज्यूमर हैं उनके ऊपर ये बर्डन डाला गया कि उनका जो टैरिफ है वो चेंज कर दिया गया और ये हमेशा अब ये रहेगा। क्योंकि फ्यूल एडजस्टमेंट में आप देखते हैं कि आपको पता चलता है कि माह दिसंबर या अक्टूबर की जो फ्यूल एडजस्टमेंट के पैसे आपको उसमें चार्ज किए गए, तो जब वो माह दिसंबर या अक्टूबर जो है वो महीना गुजर जाता है उसके बाद वो टैरिफ जो है खट जाता है, उसके बाद रूटीन में आ जाती है। लेकिन ये अब जो है 1 रुपया 95 पैसे, ये एक बहुत बड़ा जो लोगों के ऊपर बम की सूरत में गिरेगा कि उनका जो टैरिफ है वही तब्दील हो जाएगा। जो उनको यूनिट जो है वो अगर 8, 9, 10 या 20 रुपए का पड़ रहा था तो उसमें अब 1 रुपया 95 पैसे जो है वो इजाफा होगा। आप अंदाजा कर सकते हैं कि अभी तो चले उस तरह से बिजली का इस्तेमाल नहीं हो रहा, आगे जब मौसम तब्दील होगा तो किस तरह से लोगों की जेबों पर असरअंदाज भी होगी ये चीजें। मतवातर इजाफा जो है वो एक महीने में 2 दफा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, उसके बाद बिजली की कीमत में इजाफा मेरे ख्याल से गुज़श्ता 4 महीने से मुसलसल, कभी किसी मद में, कभी किसी मद में, कभी किसी मद में। उसके बाद ये जो बयानात आते हैं कि अवाम के लिए सोच रहे हैं, उसके बाद ये जो बयानात आते हैं कि ये पिछली हुकूमत का सारा किया धरा है जो आज हम भुगत रहे हैं, और इस बार फिर जवाब यही दिया गया है कि ये पिछली हुकूमत के जो मंसूबे थे उसकी मद में आपको ये चीजों में इजाफा करना पड़े। शाहिद सिप्रा साहब ने हमें ज्वाइन
किया है। हम मजीद उनसे जानते हैं कि ये सिलसिला कब तक ऐसे जारी रहेगा, अवाम को सुख का सांस आना भी है या नहीं आना। शाहिद सिपरा साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी बस ठीक ही हूँ जी, अल्लाह का शुक्र है। ये जिस तरीके से आप कह रहे हैं ना कि बस ठीक ही है, अवाम का भी यकीन मानिए यही हाल है कि वाकई आपको समझ नहीं आता कि अगले दिन क्या हो जाना है, कौन सी चीज महंगी हो जानी है, तो बस फिर यही हालात होंगे कि हम बस ठीक ही होंगे। अब ये जो इजाफा किया गया किस मद में किया गया है, क्या वजह बताई गई है? जवाब ये भी क्या पिछली हुकूमत का किया धरा कहा जा रहा है? देखें, ये बड़ा खतरनाक इजाफा है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को अभी हम साइड पे रखते हैं। ये आपने बेसिक टैरिफ को चेंज किया है। इससे 50 यूनिट्स वाला भी इफेक्ट होगा, 100 यूनिट्स, 200 यूनिट्स, 300 यूनिट्स। मतलब आप गरीब गुरबा, जो भी मजदूर, जो भी आदमी है गरीब आदमी, उसने भी इससे मुतासिर होना है। और ₹1.95 आपने मतलब गरीब आदमी इरफान जितनी मर्जी बचत कर ले कि हमने अपने कमरे की एक लाइट जलानी है और इतना इस्तेमाल करना है, उस पर भी ये इजाफा उतना ही असरअंदाज होने वाला है। ये होना भी उसी पे है। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, जो माजी की ये बात कर रहे थे, गुज़श्ता रोज विफाकी वज़रा बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मुझे ये बताया कि माजी में हमेशा जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे रखी थी, वो जो गरीब कंज्यूमर है जो 299 रुपए यूनिट तक बिजली इस्तेमाल कर रहा था, उस पर सब्सिडी है। उसके बाद 699 से कम तक जितने लोग हैं उनको सब्सिडी दी गई है। कोई 7-8 रुपए की ये सब्सिडी बनती है। बेसिकली ये गवर्नमेंट उसको खत्म करना चाह रही है कि वो सब्सिडी खत्म की जाए और ये सारा का सारा बोझ जो है वो गरीब आदमी पर पड़ना है। जो 700+ यूनिट पे चला जाता है वो अफोर्ड कर लेता है, वो अपना बिल दे लेता है। जिसने 800-900 यूनिट, इसका क्या मतलब है कि कोई ऐसी वो अपनी लाइफ गुजार रहा है कि वो इतने यूनिट्स की बिजली इस्तेमाल कर रहा है। गरीब आदमी जो है 200-300 यूनिट इस्तेमाल करता है, ये वो इफेक्ट होगा। मुझे बताएं, गुज़श्ता माह आपने 18 पैसे फी यूनिट इजाफा किया और आप ₹1.95, ये बेसिक टैरिफ की बात कर रहा हूँ, मजमूई तौर पर ₹2.13 फी यूनिट के हिसाब से आपने इजाफा कर दिया और उस पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि ये माजी की हुकूमतों की वजह से हो रहा है। तो 2.5 साल आपने क्या किया है? 2.5 साल आपने ही इन्हीं जनरेशन जो पावर प्लांट है इन्हीं से बिजली बनाई है ना। तो आप बिजली ना बनाते, आपको इसका मुतबादिल ढूंढ लेते और इतनी बड़ी रिपोर्ट्स, और फिर कहा जाता था कि हम इनको कानून का कटहरे में लाएंगे, IPPs के साथ हमारे मुज़ाकरात हो गए, हम कम टैरिफ पे जा रहे हैं। तो ये तो उसके बरक्स जा रहे हैं कि आप फी यूनिट पैसों के हिसाब से इजाफा अरबों में चला जाता है, तो रुपयों के साथ इजाफा जो किया गया है ये गरीब आदमी के बस में नहीं रहेगा। अच्छा, सेकंडली क्या आ जाते हैं, हम फ्यूल प्राइस पे आ जाते हैं। आपने हर माह फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी दे दी है। अब 27 जनवरी को हेयरिंग होने जा रही है। अब उसमें ₹2.40 या 35 पैसे आप डिमांड कर रहे हैं कि बढ़ाया जाए। जनवरी में आपने ₹1.95 बेसिक टैरिफ चेंज किया। जनवरी में अगर नेपरा उसकी हेयरिंग करती है और सपोज कर लेते हैं कि ₹2 तक वो अगर इजाफा दे देती, इसका क्या मतलब है कि आपने ₹4 फी यूनिट इजाफा करके जनवरी के बिल वसूल करने हैं। तो फिर गरीब आदमी कहां से बिल अदा करेगा? सही कह रहे हैं। तो फिर हुकूमत क्या रिलीफ दे रही है? तो इसलिए ये आप कह देना कि माजी के हुकूमतों की बात है, ये अपने सर से। शाहिद सिपरा साहब, हुकूमत रिलीफ नहीं, हुकूमत तकलीफ जरूर दे रही है, इंतहाई माजरत के साथ। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि अवाम को इन तमाम मामलात से कोई लेना देना नहीं है। ये तमाम मामलात हल करने के लिए हुकूमत के पास क्या एक ही चारा रह गया है कि आपने हर महीने कीमतों में इजाफा करना है? इसके अलावा कोई मुतबादिल चीज सामने नहीं आ सकती है? देखिए, एक मनसूबा बंदी होती है, एक प्लानिंग होती है बैठकर, और आपके प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कहते हैं कि पावर सेक्टर को हमें 2 साल में समझ ही नहीं आई। तो इसका क्या मतलब है कि जब आपको समझ आई आप कीमतें बढ़ाना शुरू करते हैं। कि पावर सेक्टर में अगर उसके पैसे आपके पास मौजूद नहीं, आपको जो महंगे दामों आपको जो बिजली बनाने पड़ रही है, माजी के हुकूमतों के जो मुआहदे हैं, तो आपने खुद कहा था हम खत्म करने जा रहे हैं। उस बल्कि माफिया का नाम लिया जाता कि हम उसको माफिया को कानून के कटहरे में लाएंगे और माफिया को IPPs जो हैं जो महंगे दामों बिजली बनाते हैं और कैपेसिटी चार्जेस मान लिया। इन्होंने कल कहा कि हम कैपेसिटी चार्जेस, मैं कैपेसिटी चार्जेस की आपको बात बता दूं, कैपेसिटी चार्जेस ठीक है, माजी की हुकूमतों ने जो कॉन्ट्रैक्ट किए उसमें यह था कि अगर पावर प्लांट चले ना चले हमने उसका रेंट देना है। तो आप कैपेसिटी चार्जेस वाले वो मुआहदे खत्म कर देते ना। 2.5 साल तो नई गवर्नमेंट को भी हो गए, नए पाकिस्तान बने भी 2.5 साल हो गए। आपने 2 साल उनसे बिजली बनवा भी ली और अभी जो 1-2 महीने बाद जब मौसम गर्मा आएगा फिर आप उन्हीं पे जाएंगे। इसका क्या मतलब है कि हुकूमत ने कोई ऐसी मुनासिब हिकमत अमली नहीं बनाई
या फिर इनको पावर सेक्टर के, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कह रहे हैं कि समझ नहीं आई, और अगर ये समझ नहीं आएगी तो मेरे ख्याल में गरीब आदमी बिल अदा नहीं कर सकेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और फिर खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने इरफान बार बार हमें ये चीजें याद दिलवानी पड़ती हैं, कहा था बिजली के बिल ज्यादा आए तो आप बिल ही फाड़ दीजिए। अब मुझे बताएं, आगे जब गर्मियां आएंगी, मौसम तब्दील होगा, तो क्या अब अवाम की किस्मत यही रह गई है कि आपको एक के बाद एक ज्यादा बिल आना शुरू हो जाएंगे? क्या करेंगे अवाम? देखिए मेरी बात सुने, बेसिक टैरिफ चेंज हो गया जनवरी से। आप 300 यूनिट, हम एग्जांपल एक दे देते हैं कि 300 यूनिट अगर कोई बंदा इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी बिजली के बिल में 700 रुपए इजाफा हो गया। इन्हीं पैसों पे 17% आपने जीएसटी देना है और बाकी सब चार्जेस हैं वो भी इजाफा होगा। वो परसेंटेज जब बढ़ेगी, जिसने 2-3 हजार रुपया या 4 हजार रुपया एक बल्ब और एक पंखे का बिल देना है तो उसका बिल तो 5 हजार रुपये चला जाएगा। मुझे बताएं, गरीब आदमी जो 1000-1200 रुपया दिहाड़ी करता है, जिसने दूध, आटा, घी, चीनी, हर चीज उसी में से गुजारा करना है, वो बिजली का बिल कहां से अदा करेगा? बिलाशुबा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। थैंक यू सो मच शाहिद सिपरा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। बेसिक टैरिफ में इजाफा हुआ तो 700 रुपए, जैसा कि डिटेल में खासा बता दिया शाहिद सिपरा साहब ने कि हर सूरत वो 700 रुपए आपके बिल में इजाफा होगा। कहां जाएगा आपका बजट? कैसे आप मैनेज करेंगे? इरफान साहब, वो लोग जो कि दिहाड़ी पर हैं, जो लोग हर रोज के 500 रुपए, 1000 रुपए कमा के अपने घर लेके जा रहे हैं, असल तो जेब उनकी मुतासिर होगी ना। बिल्कुल। और हमें उस चीज़ से डरना चाहिए कि जब वज़ीर आज़म या हमारे हुकूमती अहदेदार जो हैं वो ये कहते हैं कि जो हम इन चीज़ों के ऊपर नोटिस ले रहे हैं, जब भी आप किसी चीज़ के ऊपर नोटिस लेते हैं तो हालात यही आते हैं कि उसका तमाम तर नोटिस का बोझ जो है वो आम आदमी के ऊपर पड़ता है, उसको पीसा ही जाता है। ये गवर्नमेंट जो है, ये जब ये बिल, वो आपने जलाने वाली बात अच्छी याद करवाई कि जब भी कहा जाता था कि 1 रुपया जब बढ़ता है तो वो आवाम की जेबों से पैसे जो निकाले जाते हैं और ये डाका होता है, ये चोरी होती है, तो हम ये नहीं होने देंगे। भाई वो तकरीरें कम से कम सुन लें, इस गवर्नमेंट को अपनी तकरीरें याद करवाएं कि इन लोगों ने क्या कहा था। इरफान साहब, फिर ये होता है कि आईना उन्हें दिखाएं तो वो बुरा भी मान जाते हैं। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक पे जाने से पहले हम ब्रेक के बाद क्या डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको बताती चलूं। कोरोना के वार जो है वो मतवातर जारी है, रोजाना के बुनियाद पर केसेस सामने आ रहे हैं, तो कोरोना की मौजूदा सूरत हाल डिस्कस करेंगे। शहर में केसेस की तादाद भी आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर हम बात करें जी 24 घंटों के दौरान कितने केसेस आए हैं सामने, वो भी, और इसके बाद वैक्सीन के हवाले से भी हमने गुफ्तगू करनी है कि जिस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर भी बहुत सारे लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। बात होगी इस पर ब्रेक के बाद, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और खबर यह है जी, कोरोना से मजीद 14 जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। 442 नए मरीज, एक ही दिन में 442 नए मरीजों का ऐड हो जाना बिलाशुबा ये बहुत बड़ी बात है, खतरे की बात है, लेकिन अवाम के रवैये हम देख रहे हैं कि वो तब्दील होने पर नहीं आ रहे। इरफान, केसेस के हवाले से मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, मतवातर बढ़ रहे हैं, उस पर हिकमत अमली कोई तब्दील नजर नहीं आ रही, फिर हम वैक्सीन की भी बात करेंगे। ना, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप देखें कि रोज़ ब रोज़ कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और अवाम के अंदर जो है वो हमें अवेयरनेस फैलाने के लिए कोई इकदाम गवर्नमेंट की तरफ से नज़र नहीं आ रहे। गवर्नमेंट की तरफ से जैसे पहले कैंपेन स्टार्ट की गई थी और इसमें आप कम से कम सरकारी जो मुलाजमीन हैं, आपके जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं, कम से कम इनको आप बाउंड कर लें कि तमाम लोग जो हैं वो मास्क का इस्तेमाल करेंगे, जो कोरोना SOPs हैं, अपना जो सोशल डिस्टेंस है इसको रखा जाएगा। ये चीजें अगर ये इसको फॉलो करवाएंगे तो ये सब चीजें इरफान पता है, लेकिन अब इसका पाबंद किस तरह से बनाना है, सवाल ये पैदा होता है। अब अगर हम वैक्सीन की बात कर लें तो मुझे ये बताइएगा कि एक अच्छी चीज है जो ऐड की जा रही है, उस पर भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ऐसा क्यों है? इस रुझान को खत्म करने की जरूरत है। बिल्कुल। और इसमें आप देखिए कि जब हम लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और हम रजाकाराना तौर के ऊपर जो वैक्सीन के लिए गए तो वहाँ पे हमने देखा और उनसे लोगों से बात की, जो डॉक्टर्स वहाँ पे बैठे थे, तो उनका कहना था काफ़ी रुझान कम हुआ, कम है लोगों का जो वैक्सीन करवा रहे हैं। इसके अंदर उनकी तरफ से जो हमें बताया गया, उन्होंने कहा कि जब गवर्नर पंजाब ने वैक्सीन करवाई तो उसके बाद जो है वो लोगों की बड़ी तादाद जो थी वो उसने इस वैक्सीन के ऊपर एतमाद किया। और अच्छा उसके बाद इरफान, आपने कहा लोगों की बड़ी तादाद ने इस पर एतमाद किया। अब हमने चूंकि लोगों का एतमाद बहाल करना है तो जो इस पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो अबहाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसको भी दूर हम ही नहीं करना है। तो मुझे बताइएगा ये प्रोपेगेंडा एक्चुअली है क्या? बिल्कुल है ना। जब इसके बारे में, वैक्सीन के बारे में आप देखें, इसमें वैक्सीन को अगर हम ले पोलियो वैक्सीन को,
तो जब पोलियो वैक्सीन आई तो इसमें मुख्तलिफ जो है वजूहात की बिना के ऊपर इसको लोगों ने लगवाया ना, और उसकी खिलाफ भी प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि शायद ये जो है वो। इरफान, इसकी तफसील बताइएगा कि ये प्रोपेगेंडा है क्या और क्यों लोगों में ये भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है कि कोई जो है वो शरारती लोग या जो लोग इन चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहे, उन लोगों की तरफ से इस तरह की जो है वो होचेत कंडे किए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर, दुबई के अंदर, यूके के अंदर या बाकी जो मालिक जो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए थे, उनकी जानिब से इस वैक्सीन के ट्रायल के लिए आपको मिलियंस के अंदर लोग जो है वो वॉलंटियर वहाँ पे आते हुए दिखाई दिए। और उसका वजह ये थी कि हुकूमत लोगों के जो एतमाद था उसको बहाल कर पा रही थी। बिलाशुबा, और एतमाद बहाल करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए हम ये भी चाह रहे हैं कि हम मैक्सिमम लोगों को बता सकें कि जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इसमें भ्रम कोई नहीं। तो मैं चाह रही हूँ कि आप डिटेल बता दें कि एक्चुअली ये प्रोपेगेंडा है क्या, क्यों किया जा रहा है, क्यों लोगों में ये भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। देखें, इसमें जो प्रोपेगेंडे जो हम अक्सर सुनने में जो आता था चीज़ें कि लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा था शायद ये कोई 5G टेक्नोलॉजी के लिए कोई इंजेक्ट किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि शायद कोई पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ये सेटअप लाया जा रहा है। मुख्तलिफ चीज़ें जो थी वो हमें आवाम की ज़बान ज़दोयाम थी, और सोशल मीडिया के ऊपर भी ऐसी बहुत सी चीज़ें जो वायरल हुई। लेकिन उसके बाद अगर आप जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे अगर बात करके देखें तो उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि इस वैक्सीन के अंदर अभी तक साइड इफेक्ट जो है वो कोई नहीं आए। अच्छा, साइड इफेक्ट की आपने बात की, आपने खुद भी वैक्सीन लगवाई है, तो कुछ आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें, मैं चाहूँ। बिल्कुल, वैक्सीन जब हमने लगवाई तो उस वक्त आपको पता है कि जो काफ़ी कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, जो सेकंड वेव थी, और उसके बाद ये उसमें वैक्सीन आई, तो उसमें के लिए हमने जब इसको यूज़ किया तो हमें कुछ लोग ऐसे मिले जिनकी जो इसके बाद लगवाने के बाद इसकी कंडीशन जो थी वो ख़राब हुई। लेकिन क्योंकि UHS की तरफ से इसका जो वीकली उसका किया जा रहा था, टेस्ट किए जा रहे थे, उन लोगों की केयर की जा रही थी, उनका फीडबैक लिया जा रहा था, तो बहुत से लोग ऐसे हुए जो मुख्तलिफ वायरल जो इन्फेक्शन थे, आम किस्म का बुखार या फ्लू वगैरह जो था, वो उसको लेकर परेशान हो गए कि शायद इस वैक्सीन की वजह से। वैक्सीन भी कराई है, इससे जुड़े अभाम जो प्रोपेगेंडा इसे जोड़ने की कोशिश की जा रही है, आप अपने एक्सपीरियंस के बाद ये तमाम पॉइंट जो उसके साथ जोड़े जा रहे हैं कैसे देखते हैं कि कितनी सदाकत है उनमें? बिल्कुल, मुझे तो इसमें वैसे सदाकत तो कोई नहीं लगी इन तमाम चीज़ों में, क्योंकि वैक्सीन मैंने भी करवाई। और लेकिन आपको ये बताऊं कि जब मैंने एंटीबॉडी के अपने टेस्ट करवाए तो मेरा एंटीबॉडी नहीं बने, क्योंकि आप देखें कि जब भी कभी किसी जगह के ऊपर टेस्ट ट्रायल के अंदर वैक्सीन किसी को दी जाती है तो उसमें मुख्तलिफ पहलू देखे जाते हैं। किसी को वैक्सीन जो है वो दी जाती है, किसी को सिर्फ मेंटली उसका जो रिएक्शन चेक करने के लिए जो डोज दी जाती है, उस डोज के अंदर कोरोना वैक्सीन नहीं होती। लेकिन मेरे साथ भी शायद ऐसा ही कुछ हुआ कि वो मेरे हिस्से में जो वैक्सीन आई उसमें जो था कि वो सिर्फ मेंटली रिएक्शन चेक करने के लिए की गई, और मेंटली रिएक्शन के तौर के ऊपर अगर मेरे एंटीबॉडी देखे जाएं तो जो मैंने अपनी रिपोर्ट आई उसमें, तो उसमें मेरे एंटीबॉडीज़ नहीं बने थे। तो यही सूरत हाल हम अगर दीगर लोगों के साथ देखें तो उनके माशाल्लाह बड़े अच्छे पॉइंट के अंदर 140 तक जो है वो लोगों के 43 तक या 54 तक लोगों के जो एंटीबॉडीज़ बने, और ये काफ़ी पॉजिटिव बात थी कि अगर ये एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो चुके हैं तो इसका टेस्ट ट्रायल जो है इसको जल्द अज जल्द कंप्लीट करके वैक्सीन को मार्केट में लाना। बिलाशुबा चूंकि ये आवाम के लिए है, आप ही की हिफाजत के लिए है, तो ये चीज़ें डिस्कस करने का मकसद भी ये है कि जो अभाम है, जो तजब्जुब है, जो बेचैनी है, उसको ख़त्म किया जा सके, और ये जो कोरोना के वार तेज़ हो रहे हैं कहीं ना कहीं इसको भी कंट्रोल किया जा सके। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले इस खबर को हम वाइंड अप इस तरह से करेंगे कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, दूसरों पे तनकीद करने के बजाय जब कभी भी बाहर जाएं तो आपने ये ख्याल रखना है कि आप कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा कर रहे हैं। ब्रेक पे जाना है, लेकिन जब वापस आएंगे तो बात होगी गैस गायब और शहरी परेशान है। रोजाना के बुनियाद पर 2-3 इलाके जहां पर शहरी एहतजाज कर रहे हैं। क्या करें लोग, एहतजाज के अलावा हल कोई नहीं रह गया। लेकिन गैस कैसे मिलेगी, कौन फराहम करेगा, किसका ये काम है? क्या सिर्फ लोगों की किस्मत यही रह गई है कि वो भारी बिल अदा करें जबकि उन्हें फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा? इस पे हम बात करते हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। और खबर ये है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस नायाब हो चुकी है, चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, लोग महंगाई से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उस पर यह सूरत हाल है कि घरों में गैस नहीं है। किस तरह से लोग जो है वो काम करें, अपने रोजाना के मामलात निपटाएं। एहतजाज के अलावा अब हल कोई नहीं रह गया। वहादत कॉलोनी में मुजाहरा किया गया है, ड्राइविंग रोड को बंद किया गया, और रोड बंद होने से जहां पर ट्रैफिक का निजाम मुतासिर होता है वो तो अलहदा बात है, लेकिन ये जो बेसिक नीड्स हैं, बुनियादी जरूरियात हैं, ये आवाम से छीनी जा रही हैं। इसका जवाब दे कौन है? जी इरफान। अना बिल्कुल इसका जवाब दे जो है वो गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट इतनी प्लानिंग नहीं कर पा रही कि आपने गैस की जो तकसीम है उसको किस तरह करना है। और अब अगर देखें कि हम हर साल में अंदर ये हर दौर के अंदर हम ये देखते थे कि जब भी सर्दी की शिद्दत इजाफा होता था तो उसके बाद गैस की लोड शेडिंग जो थी वो होनी शुरू हो जाती थी, लेकिन इस दफ़ा जो है वो बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई है। और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई तो उसके दौरान से अब तक जो है वो गैस उन इलाकों में नहीं मिल रही। वहाँ पे लोग जो सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कई टीवी चैनल्स के ऊपर लोगों की तो ये भी सकत नहीं रह गई है अब इतनी कि वो सिलेंडर का इस्तेमाल कर सके। महंगाई इस कदर ज्यादा हो गई है, उसकी कीमत बढ़ती जा रही है। और यही जो है जब कहा जाता है कि हम ऐसे माफियाज को कंट्रोल करेंगे तो हम उसी चीज से डरते हैं कि हुकूमत जब इन चीजों के ऊपर नोटिस लेती है तो वो चीजें बढ़ जाती हैं। आप अगर हम ये गैस सिलेंडर्स की बात करें तो एलपीजी या दीगर जो सिलेंडर घर के अंदर घरेलू सारिफ इस्तेमाल करता है उनकी कीमतें जो खुद साख्ता तौर पे बढ़ा दी गई। और कई हमने सिलेंडर जहाँ पे इसके सेल परचेज का काम जारी होता है वहाँ पे हमने लोगों से बात की तो उनका यही कहना था कि अपनी तरफ से कोई हुकूमत की तरफ से या इंतजामिया की तरफ से इसका नोटिफिकेशन भी नहीं किया जाता, लेकिन जो है वो दुकानदार जो हैं वो अपनी तरफ से इनकी जो रेट हैं वो बढ़ा देते हैं और बाद में खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। कल आप देखें कि ड्राइविंग रोड के ऊपर जो दोनों तरफ की सड़कें थी वहाँ पे लोगों ने एहतजाज किया और घंटों ये एहतजाज जारी रहा, लेकिन क्या हुआ कि किसी के कानों के ऊपर जू नहीं रेखी। बाद में पुलिस आई, पुलिस ने उनको साइड पे कर दिया। और इंतहाई दुख के ये मनाजिर होती हैं कि खवातीन बाहर निकल के बर्तन चूल्हे उठा के एहतजाज कर रही हैं और जिनका काम है ये बुनियादी जरूरियात पूरी करना, उनकी तरफ से आपको कोई रिस्पांस नजर नहीं आता और वो चुप बैठे रहते हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें इरफान कि फिर जो कार्रवाइयां की जा रही हैं उन लोगों के खिलाफ जो कि ऑब्वियसली उन्होंने अब घर में खाने तो बनाने हैं, कंप्रेसर का इस्तेमाल कर रही हैं, फिर ये लोगों का राइट है, इस पे क्यों कार्रवाइयां की जा रही हैं? जब उन्होंने बिल भी देने हैं, कंप्रेसर जाके वो पैसों का खरीद के लाके इस्तेमाल, फिर ये गैर कानूनी क्यों है? बिल्कुल। और इन चीजों के ऊपर हुकूमत को जो है वो नजरसानी करने की जरूरत है कि आप एक तो फैसिलिटी दे नहीं रहे, अगर कोई अपने तई जो है वो इकदाम करके ये फैसिलिटी अवेल कर रहा है तो अगर वो कंप्रेसर यूज करके भी गैस इस्तेमाल करेगा तो डेफिनेटली उसने मीटर के जरिए ही आना है ना अंदर, तो मीटर चलेगा, आपने उसका बिल लेना है। इसमें क्या चीज है कि आप उसको भी आप स्नब करना शुरू कर दें कि आप उसके ऊपर भी फाइन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। और मैं कार्रवाइयों की भी अगर आपको बात बताऊं तो ये भी सिर्फ नाम नेहाद कार्रवाइयां हैं। ये घरेलू सारिफ जो छोटे छोटे लोग हैं, जो छोटे छोटे जिनके बिल हैं उनको पकड़ा जाता है। जो इंडस्ट्रीज हैं उनको क्यों नहीं पकड़ते आप? इंडस्ट्री के अंदर जो है इन्हीं लोगों की मदद से, इन्हीं लोगों की अपनी मिली भगत के साथ वहां पे गैस चोरी हो रही होती है, वहां पे इकदाम नहीं किए जाते। अगर आप सिर्फ गैस चोरी को कंट्रोल कर लें तो आप तमाम इलाकों को मेरे ख्याल में किसी वक्त तो है जो गैस दे सकेंगे। बिल्कुल, बिलाशुबा ये चीजें जो हैं वो बहुत, लेकिन ये प्लानिंग के साथ मुमकिन बनाई जा सकती हैं। अगर आपकी प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ ये होगी कि आवाम की जेब से पैसे निकालने हैं तो फिर आप सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं सोच सकते, और फिलहाल यही होता नजर आ रहा है। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। ट्रैफिक जैम अब नहीं होगी, ये एक अच्छा इकदाम उठाया जा रहा है और जोहर टाउन अल्लाहू गोल चक्कर का नया डिजाइन तैयार कर लिया गया है। शहर में ट्रैफिक का इज़्ज़ाम और खास तौर पर अगर हम इस पॉइंट की बात करें, बिल्कुल यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल करना बिलाशुबा बहुत मुश्किल था, क्या कहेंगे? ना बिल्कुल, वज़ीर आला की तरफ से आप देखें कि लाहौर को अब मेरे ख्याल में काफ़ी जो है फोकस किया जा रहा है। आपको कई जगहों के ऊपर नज़र आता है कि अब बल्कि आपके अखबारात के ज़रिए या टीवी की ज़ीनत जो खबरें बनती हैं उसके अंदर यही बताया जा रहा होता है कि लाहौर के अंदर पुल बनाए जा रहे हैं, किसी जगह पे अंडरपास बनाए जा रहे हैं, किसी जगह के ऊपर नई सड़कों की तामीर की जा रही है। और बल्कि अगर आप सोशल मीडिया इसका पंजाब हुकूमत का फॉलो करें तो उसमें भी जो प्रोजेक्ट हैं इसको बड़ा बढ़ चढ़ के दिखाया जाता है कि हम इन सड़कों के ऊपर काम कर रहे हैं। देर आए दुरुस्त आए, मैं तो यही कहूँगा कि आप यही गवर्नमेंट जो पहले कहती थी कि यहाँ पे जो कंक्रीट का शहर तैयार कर दिया गया है इससे कोई फ़ायदा नहीं, आवाम के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं लाया गया। आवाम के लिए प्रोजेक्ट अगर आप इस तरह
सड़कें बनाएंगे, इस तरह उनके लोगों के मसाइल हल करेंगे, तो इसमें आवाम को रिलीफ मिलेगा। इरफान, अगर हम स्पेसिफिकली जोहर टाउन अल्लाह गोल चक्कर की बात करें तो इस पॉइंट को अब बिलाशुबा आप ट्रैफिक मसाइल से भी शहरियों को आगाह करते रहते हैं, तो बताइएगा कि यहाँ पर अगर काम होता है, नया डिजाइन तैयार होता है, तो किस हद तक ट्रैफिक के मसाइल हल हो सकते हैं? यहाँ पर ट्रैफिक का मसला कितना बड़ा था? अना, आपको बताएं, अल्लाह चौक के अगर आप जो खयाबान फरदोसी है या इसके आसपास की जो तीनों सड़कें हैं, जो एक जना की तरफ जाती है, एक आपको जो जौहर टाउन की तरफ और दूसरा एलडीए की जानिब जाते हुए नजर आती है, कॉम्प्लेक्स की जानिब, ये तीनों रोड जो के ऊपर आप देखें कि आपको ट्रैफिक का वाकई बहुत मसला था, क्योंकि जो इसका डिजाइन था, डिजाइन में आपकी जो सिग्नल नहीं था किसी भी सड़क के ऊपर, बिल्कुल सिग्नल ना होने की वजह से उसमें इश्यूज थे कि ग्रीन एरिया भी आपका बहुत बड़ा था साइड पे, सड़क का जो था वो उसमें जो तमाम जो सड़कें हैं इसके आसपास की, वो तमाम की तमाम सड़कें 3 वे हैं, यानी कि उसमें 3 लेन्स हैं। उसकी वजह से जब आपको स्पीड के अंदर, इतने बड़े एरिया में आप स्पीड के अंदर आ रहे हैं, आगे आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी, तो वो एक बल्क बन जाता है। ट्रैफिक का निज़ाम अगर कभी भी देखें कि आप वो चलता किस तरह है, तो वो एक बकेट की सूरत में चलता है कि एक बकेट निकलेगा तो दूसरा उसको स्टॉप करेंगे, तीसरा फिर वो आगे निकलेगा। लेकिन अगर आप जिस तरह, हम इसकी मिसाल आपको बता सकते हैं कि आप केनाल रोड के ऊपर सफर कर रहे हो, आप जना के करीब आए तो आपको सिग्नल आता है, केनाल के ऊपर आप 60, 70, 80 की स्पीड के ऊपर आ रहे होते हैं, केनाल पे आपको सिग्नल मिलता है, वहां पे आपको पूरा जो है वो बकेट बनता है, और उसकी वजह से ट्रैफिक जो है मसाइल का शिकार होती है। अगर इस रोड को भी प्लान किया जा रहा था कि हम इसको करेंगे, इसी तरह जो ये अल्लाह चौक की हम बात करें तो यहाँ पे भी ये इशू था कि पीछे से आप स्पीड से आ रहे हैं, अल्लाह चौक पे आके क्योंकि सिग्नल नहीं है कोई, उसकी वजह से ये तमाम जो चौक था इसके ऊपर ट्रैफिक जैम रहना मामूल था, और उसके साथ साथ तजावजात एक बड़ी वजह थी। आप इन रोड के ऊपर जो चौक के अंदर आप तजावजात देखें, एक साइड पे आपको हॉस्पिटल नजर आएगा, दूसरी साइड पे आपको जो आइसक्रीम पार्लर नजर आएगा, या एक साइड पे आपको जो पेट्रोल पंप नजर आएगा। तो इन वजूहात की, इनकी वजह से जो ट्रैफिक का निज़ाम था वो बुरी तरह मुतासर हो रहा था। लेकिन अब इस प्लान को जो है वो चेंज किया गया, और इसमें अब ग्रीन एरियाज को जो है वो कम करके आप रोड जो हैं वो खुले करेंगे, और उससे जो सिग्नल फ्री करेंगे खयाबान फरदोसी को, वो बहुत बड़ा एक एज मिलेगा ट्रैफिक की रवानी में, क्योंकि उस साइड से जितनी ट्रैफिक जो उस खयाबान फरदोसी की तरफ जा रही थी, उसमें आगे आगे आपको जब स्पीड से आप जाते थे तो आगे आपको सिग्नल मिलता था, उसकी वजह से आपको मिसाइल का शिकार था। अब अगर इसको सिग्नल फ्री किया जाएगा तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होगी, और आवाम को इसका वाकई फ़ायदा मिलेगा। उन इलाकों में जो जौहर टाउन के आसपास के जो एरियाज़ हैं, ग्रीन टाउन का एरिया या बाकी जो इलाके हैं, वहाँ पे लोगों को इसका डेफिनेटली जो है वो, क्योंकि इससे मुल्का शाहराहों पर भी ट्रैफिक का निजाम मुतासर हो जाता था, तो ये एक अच्छा इकदाम उठाया जा रहे हैं, और ट्रैफिक कंट्रोल करने में इससे मदद भी मिलेगी। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी हमेशा ये शिकायत जो थी वो रीमॉडलिंग की जाती थी, तो चलेंगे एक अच्छा इकदाम उठाया गया, इससे ये होगा कि शहर के ट्रैफिक के मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे तो हम बात करेंगे तलाक और खुला के ज़ेरे इल्तवा 5643 केसेस एक हफ्ते में निपटाने का फैसला किया गया है। क्या प्लानिंग इसके लिए की जा रही है? ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, और खबर यह है जी, तलाक और खुला के ज़रिए इल्तवा 5643 केसेस एक हफ्ते में निपटाने का फैसला किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले इतने ज़्यादा केसेस जो हैं वो पेंडिंग है, जिसकी वजह से लोगों को भी मुश्किलात का सामना रहता है। अब ये ज़ेर इल्तवा 5643 केसेस हैं जिनको एक हफ्ते में निपटाया जाएगा। अब ये पॉसिबल किस तरह से है, क्यों इनको इल्तवा का शिकार बनाया जाता है? क्योंकि ऑलरेडी मसाइल, लोगों को मसाइल का सामना होता है, ये क्योंकि मामला इस तरह से, और फिर जब चक्कर बार बार लगाने पड़ते हैं तो ऑब्वियसली इससे मसाइल में इजाफा हो जाता है। जी इरफान, क्या कहेंगे? ना, देखिए ये अच्छी चीज़ है, अगर आप करने जा रहे हैं तो आपको पहले तो इन चीज़ों को मसाइल पैदा होने नहीं देना चाहिए। आप देखें कि ये कोई नया इदारा नहीं है MCL, और कल जब इसका चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर जो है वो शौकत अली की जानिब से इसका इजलास बुलाया गया, तो इजलास के अंदर ये जो एजेंडे के अंदर टॉप पे चीज़ थी कि आपके पास खुला के केसेस जो हैं जितने हैं उनको जल्द अज जल्द एक हफ्ते के अंदर निपटाए। अब होता क्या है कि किसी की अगर डिग्री आ गई तो उसके बाद आपने ज़िले को जो आपकी म्यूनसिपल है वहाँ पर जाके आपने उसको रजिस्टर करवाना है, वहाँ पे जो नुमाइंदा है म्यूनसिपल का वो इसके ऊपर साइन करेगा, उसके बाद वो उसको वैलिड समझा जाएगा।
तो इन चीज़ों को जो है निपटाने के लिए तमाम लोगों को जो है दोनों पार्टीज़ में, वो ख्वाह लड़के की तरफ से हों या लड़की की तरफ से हों, दोनों के पेरेंट्स जो हैं या वो खुद जो हैं वो इन दफातर के चक्कर लगाकर उनको मसाइल का सामना करना पड़ता था। और आप देखें कि 5643 जो केसेस जो है वो अभी तक इनके पास पेंडिंग है। ये वो केसेस होंगे जो कई माह से चल रहे होंगे। अब यूनियन काउंसिल का काम क्या है? ये केसेस बल्कि बहुत सारे लोग ये भी अपनी परेशानियां टाइम टू टाइम, जैसे राउद इरशाद हमारे साथ खबरें शेयर करते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट बनाना भी लोगों के लिए जो है वो बहुत बड़ा मसला बन चुका है। वहां पर कोई दादरसी के लिए मौजूद ही नहीं होता। खैर, ये एक अच्छा इकदाम उठाया गया है। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। अगली खबर हमारे पास ये है, सर्दी में डाकू सरगर्म, लाखों के नकदी कीमती सामान भी लूट लिया गया। ये चीजें अब रोजाना की बुनियाद पर मुझे लगता है कि रूटीन का हिस्सा बनती जा रही हैं। जिस दिन ऐसा कुछ नहीं होता, वैसे ऐसा दिन तो कोई नहीं है, तो आपको वाकई हैरानगी होती है कि आज कोई ऐसी खबर क्यों नहीं आई है, क्योंकि मामूल बनता जा रहा है ना। ये क्या कहेंगे इरफान? ना, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये मामूल बन चुका है और ये रूटीन आप इसको लें। और अगर हम पुलिस ऑफिसर से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा या इसमें चीज़ें जो बढ़ रही हैं, तो उनकी तरफ से साफ से एक बयान होता है कि 1 करोड़ 20 लाख की आबादी है और इस आबादी में अगर आप 10, 15, 20 लोग जो लूटे गए हैं तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि इतने बड़े शहर के अंदर 10-15 लोग जो हैं वो लूटे जा रहे हैं और इसके खिलाफ हम कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि इससे नुकसान क्या हो रहा है, लोगों के अंदर डर खौफ पैदा हो रहा है। लोग बाहर निकलते हुए घबराते हैं कि हमें किसी जगह बाहर अगर हम भी निकले, रात के टाइम भी इवन निकले, आपको गाड़ियां भी पीरू फोर्स की नजर आती हैं, आपको डॉल्फिन एहलकार भी नजर इनके बावजूद शहरियों का अपने आप को गैर महसूस करना, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल, और इसकी वजह से जो है वो लोगों का एतमाद जो है वो पुलिस से वो हटता जा रहा है। लोग समझ रहे हैं, आप अभी हम कुछ दिन पहले बात सुन रहे थे सीसीपी लाहौर की, तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये जो बदमाश हैं, ये जो गुंडा अनासर हैं, इनकी तरफ से अपनी पंचायतें लगाई जा रही थी, इनकी तरफ से अपनी कोर्ट्स, एक पैरेलल कोर्ट जो है वो सिस्टम चलाए जा रहे थे कि इनके डेरों के ऊपर फैसले हो रहे थे। वो क्यों हो रहे थे? जब पुलिस के ऊपर से एतमाद अवाम का कम होगा तो फिर वो डेफिनेटली इन लोगों के पास जाएंगे, वो लोग इनके मसाइल हल करेंगे, तो उनको आप स्ट्रॉन्ग करेंगे। इनको स्ट्रॉन्ग फिर कौन करता है? इनको स्ट्रॉन्ग करती है पुलिस। पुलिस अगर इन लोगों पे हाथ नहीं डालेगी तो डेफिनेटली ये लोग काम करेंगे, तो उससे जो है लोगों के मसाइल जो हैं वो बढ़ेंगे, लोग इन्हीं की तरफ जाएंगे और उसके बाद होगा क्या कि शहर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब होगी। यही लोग जो हैं वो डाके भी डालेंगे, यही लोग जो है बदमाशियाँ भी करेंगे, यही लोग लोगों को दबाएंगे भी। लेकिन अब एक जो चीज़ अच्छी होनी शुरू हुई कि इन लोगों के ऊपर हाथ डालना शुरू किया गया। अगर आप इसी तरह ये चोरों और डाकों के खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जाए तो फिर मामला बेहतर होंगे। ये नहीं होगा कि सिर्फ आप फोकस जो है वो सिर्फ इन बदमाशों के खिलाफ या इन जो गुंडों कब्जा माफिया के खिलाफ। मुझे बताएं, एक टाइम था हम ही लोग दिखाते थे कि फलां जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, इलाके की मजमूई सूरत हाल बताई जा रही है, सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसी हैपनिंग्स होती थी कि कम से कम अपने इलाके की डोमेन की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते थे कि वहां पर क्या सूरत हाल है, अमन अमान की, जराइम की। ये चीजें कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही हैं। ये कहीं ना कहीं चीजें खत्म होती जा रही हैं। यानी कोई पूछने वाला, कोई मंथली रिपोर्ट लेने वाला रह ही नहीं गया। कोई ऐसा रिवाज ही नहीं है कि कम से कम पता चल सके किस इलाके में क्या सूरत हाल है और वहां कोई एक्स्ट्रा प्लानिंग की जरूरत है ना। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि आपके जो ऑफिसर्स आते हैं उनको अपनी पोस्टिंग के ऊपर एतमाद नहीं होता। एतमाद उनको ये होता है कि हमें, अगर हम किसी के कहने पे आए हैं, यहाँ पे किसी ने हमें यहाँ पे नवाजा है, तो हम उसकी जो तमाम तर सोच है उसको हम फॉलो करेंगे कि वो क्या चाहता है। सही। आप देखिए लाहौर के अंदर इस 2.5-3 साल के अंदर 4 से 5 आपके जो सीसीपी लाहौर जो हैं वो तब्दील कर दिए गए। उनकी तब्दीलियों की वजह क्या थी? कि उनकी तब्दीलियों की वजह ये थी कि वो हुकूमत के मतलूबा जो हुकूमत जो चाहती थी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे थे, वो इकदाम नहीं कर रही थी। अब जब आप किसी भी ऑफिसर को अपनी मर्जी का काम कहेंगे कि वो उनकी मर्जी के मुताबिक काम करे, जो उसकी डोमेन में चीज़ें हैं, जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, उनको वो तर्क कर दे, तो फिर सूरत हाल ऐसी ही पैदा होगी कि जब आपने तमाम फोकस जो है वो हुकूमती हदायत के ऊपर करना है और जो अपनी डोमेन है, आपकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, जो आपके फ़राइज़ में शामिल हैं चीज़ें, उनको आप पसे पुश डाल देंगे तो ये सूरत हाल पैदा होगी। और ये सूरत हाल तब तक कंट्रोल नहीं होगी जब तक आप, जो कहा जाता था कि पुलिस के अंदर जो है वो सियासी असर रसूख है, इसको खत्म नहीं किया जाएगा। सियासी असर रसूख तो खत्म नहीं हुआ, इसके सिर्फ दावे किए जा रहे थे। अब मुझे सिर्फ वो बता दें, जिस शहरी के साथ कोई मसला हुआ, कोई चोरी डकैती की वारदात हुई, वो अगर पुलिस स्टेशन भी जा रहा है उसकी दाद रसी नहीं की जा रही।
अब इस कल्चर को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? इस कल्चर को देखिए ख़त्म करने के लिए हमें 4 से 5 साल पहले की अगर हम बात करें तो 4 से 5 साल पहले लाहौर के अंदर एक सिस्टम लाया गया था और उसके ऊपर कोई बजट जो है वो खर्च नहीं हुआ। वो थे कि सब इंस्पेक्टर जो थे उनको थानों में सिर्फ उनकी ड्यूटी ये हुआ करती थी कि वो थाने के अंदर आने वाला कोई भी साइल है उसके मसाइल सुनेंगे और उसको कहा जाता था कि वो एडमिन ऑफिसर है। वो उसको उस वक्त के SSP CIA जो थे उमर विर्क उनकी तरफ से और अमीन वैस जो CCP लाहौर थे उनकी तरफ से इसको पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर लाया गया था कि लाहौर के तमाम थानों के अंदर 2 शिफ्टों के अंदर 2-2 जो सब इंस्पेक्टर थे उनको तैनात किया गया था। उसके बाद क्या हुआ, नई गवर्नमेंट आई, नए लोग आए, उन्होंने वो सिस्टम को ख़त्म किया और उसके बाद आपने 20-20 लाख रुपए का एक कंटेनर थानों के अंदर रख दिया जिसमें आपने लोगों को भर्ती किया, स्पेशली उनको रखा, पैसा वहां पे अरबों रुपए का बजट लगाया आपने, लेकिन वो काम नहीं हो रहा जो पहले होता था। तो उसका नतीजा हमारे सामने। इरफान, वक्त कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, आप जानिए न्यूज़ हेडलाइंस, जिसके बाद शो में एक बार फिर से आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। जी, तो मौसम की डिटेल्स हमारे पास है। सबसे पहले आपके साथ वो शेयर कर लेते हैं कि आज दिन भर टेम्परेचर क्या रहेगा। तो टेम्परेचर की सूरत हाल सुबह 9 बजे से आगाज कर लेते हैं। 9 बजे टेम्परेचर कितना था? 13 डिग्री सेंटीग्रेड और मोस्टली क्लाउडी था जी। और इसके बाद विंड स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से थी। ह्यूमिडिटी 79% रिकॉर्ड की गई थी। 9 बजे के बाद आज जी 12 बजे शहर का मौसम कैसा रहेगा आपके सामने है। 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा टेम्परेचर और विंड स्पीड होगी 11 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हवा चलेगी। ह्यूमिडिटी 55% रिकॉर्ड की जाएगी, 55%। इसके बाद ही 3 बजे मौसम कैसा रहेगा तो 19 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा और आपके सामने है विंड स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ह्यूमिडिटी 56% रिकॉर्ड की जाएगी। और 3 बजे के बाद 6 बजे का मौसम देख लेते हैं जी कैसा रहेगा। क्लाउडी होगा और 16 डिग्री सेंटीग्रेड, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, 76% रिकॉर्ड की जाएगी। विंड स्पीड होगी जी 13 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हवा चलेगी। इसके बाद आज जी रात 9 बजे मौसम कैसा रहेगा। क्लाउडी होगा, 13 डिग्री सेंटीग्रेड और एक बार फिर से हम देख रहे हैं ह्यूमिडिटी 75% रिकॉर्ड की जाएगी और विंड स्पीड 13 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हवा चलेगी। तो ये मौसम की तमाम डिटेल्स हैं, लेकिन बाहर का मौसम जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस वक्त बाहर का मौसम कैसा है। तो कोमल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि बाहर मौसम की सूरत हाल क्या है। जी कोमल, बताइए। जी बिल्कुल अना, मैं आपको इस वक्त बाहर के मौसम के हवाले से बताती चलूं तो मौसम जो है वो खासा खुशगवार है। सूरज ने आंखें दिखाई हैं जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में काफ़ी कमी देखने में आ रही है। और अगर बात की जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो इस वक्त का दर्जा हरारत जो है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 68% और हवा की रफ्तार 13 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। ठंडी हवाएं जो है वो चल रही हैं। और अगर महकमा मौसमियात के हवाले से बात की जाए तो महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया है, जबकि दिन भर में सूरज और बादलों की आंख मिचौली जारी रहने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। और अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात की जाए तो पूरे शहर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो जी बहुत शुक्रिया कोमल, हमारे साथ मौजूद थी। और बाहर का मौसम इस वक्त खुशगवार है। जैसा कि मैंने आगाज में ही कहा था कि सर्दी की शिद्दत एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और अब धूप निकलने से अच्छा खासा मौसम जो है खुशगवार हो गया है और शहरी इस मौसम को एंजॉय भी कर रहे हैं। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं और जान लेते हैं जी आज के भाव क्या है। जीशान इस वक्त बाहर मार्केट में मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि आज सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं। जी जीशान, बताइएगा। जी आज भी लाहौर की मुख्तलिफ दुकानों पे सब्जियों के रेट के हवाले से कुछ सब्जियां जो हैं वो पहले से कुछ सस्ती हुई हैं और कुछ सब्जियां पहले से कुछ महंगी हुई हैं और ये रुझान जो है वो चलता रहता है। और इस वक्त सब्जियों के हवाले से मैं बात करूँ, मुख्तलिफ रेट्स सब्जियों के देखे गए हैं। ख़ास तौर पे बात की जाए आलू की तो आलू 1 रुपये कमी के बाद 34 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आज के रोज़ जो सरकारी नरखनामा है उसमें इसका जो रेट है वो दर्ज किया गया है, जबकि ओपन मार्केट में इसकी जो कीमत है वो 45 रुपये तक 50 रुपये तक बेचा जा रहा है। इसके साथ साथ टमाटर की बात की जाए तो टमाटर 5 रुपये कमी के बाद आज के रोज़ 60 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बेचा जाएगा सरकारी रेट के मुताबिक। लेकिन ओपन मार्केट की बात की जाए तो टमाटर 80 से 85 रुपये तक
बेचा जा रहा है। इसके साथ साथ बात की जाए देसी लहसुन की, तो देसी लहसुन 280 रुपये किलो के हिसाब से जो है इसका रेट मुख्तस है, जो कि कल भी था। और इसके साथ साथ ओपन मार्केट में जो है वो 300 रुपये तक या 320 रुपये तक ये अदरक बेची जा रही है। इसके साथ साथ बात की जाए लहसुन की, तो चाइना लहसुन जो है वो 3 रुपये इजाफे के साथ 188 रुपये आज की कीमत इसकी दर्ज हुई है, जबकि ओपन मार्केट में 210 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। इसके साथ साथ सस्ता ईरानी लहसुन जो है वो आज भी मार्केट में गायब दिखाई दिया है, आज भी मार्केट में मौजूद नहीं। इसके साथ साथ अदरक की बात की जाए तो थाईलैंड अदरक जो है वो 270 रुपये उसकी कीमत मुख्तस की गई है, जबकि 310 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में बेचा जा रहा है। इसके साथ साथ चाइना अदरक 280 रुपये इसकी कीमत है, जबकि ओपन मार्केट में ये 330 तक बेचा जा रहा है। इसके साथ साथ सब्ज़ मिर्च की बात की जाए तो 207 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से कल भी इसका रेट यही था। सब्ज़ मिर्च की कीमत कम होने में नहीं आ रही और 230 रुपये तक ये जो है मुख्तलिफ मार्केट में बेची जा रही है। इसके साथ साथ शिमला मिर्च में 3 रुपये कमी आई है, जिसके बाद इसकी कीमत जो है वो 90 रुपये किलो हो गई है और इसके साथ ओपन मार्केट में इसका रेट 120 रुपये। इसके साथ बात की जाए चाइना लीमू की, तो 3 रुपये इजाफे के साथ 73 रुपये किलो 4 रोज़ में 13 रुपये तक महंगा हुआ है, लेकिन ओपन मार्केट में 90 से 100 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। ये तो थी सब्जियों की कीमत। अगर बात की जाए फलों की, तो फलों में भी इसी तरह से रेट्स देखे गए हैं। अब बात की जाए सेब की, तो सेब 1 रुपये कमी के बाद 122 रुपये जो कि सरकारी कीमत है। इसके साथ साथ अमरूद 3 रुपये कमी के बाद 80 रुपये और केला 2 रुपये कमी के बाद 78 रुपये, नारियल 5 रुपये इजाफे के बाद 145 रुपये फ़ी अदद बेचा जा रहा है। इसके साथ साथ बात की जाए अंगूर बदाना या फिर अंगूर मोटे की, सुंदर खानी की, तो सरकारी रेट इनके जारी नहीं किए गए। और इसके साथ साथ देखा जाता है कि मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनके रेट्स जो है वो मंडी में कुछ होते हैं और जो दुकानों में या मार्केट्स में होते हैं उनकी कीमत जो है वो कुछ ज़्यादा होती है। दुकानदारों से बात होती है, दुकानदार यही कहते हैं कि हमने अपने फ्यूल का खर्चा भी रखना होता है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा निकाल के अपना मुनाफा। जी, तो ये दुकानदारों के भी मसाइल हैं, साथ ही साथ शहरियों के मसाइल क्या हैं वो भी ज़ीशान ने बता दिया। थैंक यू सो मच ज़ीशान, हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि जी सब्जियां किस कीमत में मिल रही हैं। आगे बढ़ते हैं और अगर आप मार्केट में जाएंगे तो मैं आपको बता देती हूँ ज़ैनत शॉप पे आपको मीट के हिसाब से मिल सकता है जी। बीफ पर केजी आप यहाँ से खरीद सकते हैं 450 रुपीज़ में। इसके बाद जी बीफ मेंस अगर आप खरीदना चाह रहे हैं 565 रुपीज़, 565 रुपये किलो में आप खरीद सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास है मटन के रेट। मटन पर केजी यहाँ पर आपको मिलेगा 1150 रुपये में। मटन मेंस आप खरीद सकते हैं 1390 रुपये में। चिकन रेट क्या है? चिकन रेट गवर्नमेंट रेट के मुताबिक, जिसे सरकारी निर्खनामा कहा जाता है, मार्केट से आप जिंदा मुर्गी खरीद सकेंगे 161। इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 241, 241 रुपए में। जी ज़ैनत शॉप पे ही, क्योंकि फिश सभी लोगों की पसंदीदा है और आजकल सीजन भी है, तो रहू फिश यहां से आप खरीद सकते हैं 415 रुपए किलो, 415 पर केजी। जी, तो मीट रेट्स क्या हैं ये तो आपने जान लिए। आगे बढ़ते हैं, एग रेट्स क्या हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप खरीदारी करने के लिए जाएंगे मार्केट में तो सबसे पहले है हमारे सामने रिटेल प्राइस, और रिटेल प्राइस के मुताबिक आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं 152 रुपए दर्जन में। इसके बाद जी हम देख लेते हैं होलसेल पर आपको किस कीमत पर अंडे मिल सकते हैं, तो 2 रुपए की कमी के साथ 150 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप गोरमे पे जा रहे हैं तो गोरमे पे आप 151, 151 रुपए दर्जन में अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर की हैं। और ऑब्वियसली इसके बाद ये होता है कि आपको बजट अपना मेंटेन करने में, और आज आपने बनाना क्या है ये आसानी हो जाती है। तो महंगाई की तो हम अक्सर जिक्र करते ही रहते हैं, ज़रूरी ये चीज़ है आपको बताना कि आप बचत कैसे कर सकते हैं, वो भी जान लीजिए बचत बाजार में। जी, तो ब्रांड्स कौन कौन से हैं जहां पर अगर आप जाएं तो वहां पर सेल्स हैं। सबसे पहले मोटिव्स अगर आप जा रहे हैं तो यहां पर अप टू 50% ऑफ है। नेक्स्ट ब्रांड है जी इंसिग्निया, अप टू 50% यहां पर भी ऑफ है। क्रॉस स्टिच अगर आप जाएंगे तो यहां पर अप टू 60% ऑफ है। डाइनर्स अगर आप जा रहे हैं तो यहां पर भी अप टू 50% ऑफ है।
जी तो नाज़रीन, ये तो थी सेल्स, आपने जान ली कहाँ कहाँ सेल लगी हैं। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जान लेते हैं माल का हाल क्या है। जी तो हमारे साथ होंगे करेंसी रेट्स, आपको दिखाते हैं कि करेंसी रेट्स क्या है। जी तो नाज़रीन, माल का हाल आपने जान लिया। तो अपने सेगमेंट्स में हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप तक घर बैठे पहुंचाएं, जो कि हम पहुंचा भी देते हैं। आगे बढ़ेंगे, ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे आज के मेहमान से। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। जी तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और अक्सर हमने अपने न्यूज़ सेगमेंट में भी आज की सूरत हाल भी डिस्कस की है। शहर में चोरी डकैती की वारदातें बढ़ते चले जाना, शहरियों का गैर महफूज अपने आप को महसूस करना, ऐसे में पुलिस जो है उसकी जानिब से किस तरह से लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने ब्रेक से पहले खासा डिटेल में ये चीज़ें डिस्कस भी की। इरफान ने भी बताया कि क्या क्या इस्लाहात लाई जा रही हैं, किस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि शहरी कैसे अपने आप को महफूज जो है वो महसूस करेंगे, शहरियों का एतमाद किस तरह से बहाल किया जा सकता है। इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। SSP ऑपरेशन एहसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत सारे मसाइल हैं, उनकी तरफ तो पहले हम आएंगे ही। कुछ आपका एक्सपीरियंस, आपने किस तरह से ज्वाइनिंग की, क्या प्लान था, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने का प्लान कैसे बना लिया? बेसिकली SSP ऑपरेशन तो आई गेस एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है लाहौर की। मुझे इसके लिए स्पेसिफिकली चूज़ किया गया था और मुझे आस्क बेसिकली DIG ऑपरेशन हमारे और CCPO लाहौर, उन्होंने मुझे कॉल किया था और दे इंटरव्यूड भी और दे न्यू मी बिफोर, तो उन्होंने फिर मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और अल्लाह का शुक्र है अभी तक 2 मुझे महीने हुए हैं, बड़ा अच्छा जा रहा है। पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का क्या बचपन से ही शौक था, ख्वाब था? मैडम मैं बेसिकली टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। सही। और आई थिंक आई वाज इन 6th क्लास और 7th क्लास तब व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं CSS करूँगा और CSS करके PSP ज्वाइन करूँगा। सही। तो आई गेस आप कह सकती हैं बचपन से ये था। मेरे बेसिकली मेरे फादर हैं, ही इज़ फ्रॉम द एयर फोर्स। मेरे नाना थे, ही वाज अ पुलिस ऑफिसर, ही वाज अ DIG इन पुलिस, DIG रिटायर्ड। तो इतनी सारी इंस्पिरेशन जब आसपास मौजूद थी तो बचपन से ही ये चीजें आई गेस आई लिव्ड अमंगस्ट पीपल और मेन इन यूनिफॉर्म, तो मैं खुद भी यूनिफॉर्म पहनना चाहता था, तो इस तरह ही है। अच्छा, ये यूनिफॉर्म पहनना शौक तो है, ख्वाब भी होता है, जब यहाँ तक पहुँच जाते हैं फिर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिर पूरे मुल्क की आंखें, लोगों का, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें आपसे वाबस्ता हो जाती हैं। कैसा लगता है इन उम्मीदों को? आपको लगता है कि पूरा करना बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है? इट्स अ वेरी हैवी बर्डन, आई मस्ट एग्री। बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, क्योंकि लोगों की लाइवलीहुड, उनकी लाइफ के हम प्रोटेक्टर्स हैं। बिल्कुल। हम उनकी इज़्ज़तों के मुहाफ़िज़ हैं, हम उनकी जानों के माल के मुहाफ़िज़ हैं, तो बहुत मुश्किल काम है। दिस ड्यूटी इज़ वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, समटाइम अपनी पर्सनल चीज़ों को, फैमिली इवेंट्स को भी आपको छोड़ना पड़ जाता है। कभी ये नहीं लगा घर में टाइम नहीं उस तरह दे सकते, फैमिली इवेंट्स पे नहीं जा सकते ड्यूटी की वजह से, कि मैंने राइट ट्रैक नहीं ज्वाइन किया, मैं बहुत मुश्किल ड्यूटी में आ गई? कभी ये महसूस किया? नॉट एट ऑल। ये एक लाइफ स्टाइल है क्वाइट फ्रेंकली। जब से हम इधर आए हैं पुलिस सर्विस में, हमें ये बताया गया है कि इट्स अ लाइफ स्टाइल। डोंट थिंक ऑफ इट एज अ जॉब। ये कोई काम नहीं है,
ये प्रोफेशन नहीं है, लाइफस्टाइल है। इधर यू आर अ पुलिस ऑफिसर और यू नॉट अ पुलिस ऑफिसर, सीधी सी बात है। अगर आप पुलिस ऑफिसर हैं तो आपको इन सारी चीज़ों को आपको करना पड़ता है। और आई थिंक ये शौक और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, अगर आप समझना शुरू कर दें तो आप चीज़ों को खुद ब खुद इंजॉय भी करना शुरू कर देते हैं। मैडम, आप कोई भी काम पैशन से कर रहे हैं तो वो आप उसमें एक्सेल भी करते हैं, आप उसको एंजॉय भी करते हैं, आप वो आपको एंटरटेन भी करता है। तो आई गेस पैशन होना जरूरी है। वो जो भी अच्छे पुलिस ऑफिसर अच्छा, आपकी जॉब जो है आई मस्ट से कि बहुत सख्त है और लोगों के रवैये भी आपको देखने पड़ते हैं। एंटरटेन तो वो वाला तो रह जाता है बड़ी दूर। मुझे ये बताइएगा, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अवाम की उम्मीदों पर, उमंगों पर पूरा उतरना, मौजूदा सूरत हाल से अगर हम इसको रिलेट करें तो अवाम तो बहुत ज़्यादा नाराज़ है पुलिस से, क्यों है ऐसा? मैडम, अवाम जो है आधी अवाम 50% कभी भी पुलिस से खुश नहीं रहेगी। रीज़न बीइंग, मुझे खुद भी ये बात समझ नहीं आती थी व्हेन आई वाज नॉट इन पुलिस कि ये क्या मसला है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं मानता हूँ कि पुलिस का अपना भी कसूर है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें पुलिस का क्वाइट फ्रेंकली कसूर नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर दो पार्टियाँ आती हैं, हमने सुननी है तो हमने एक ही के हक में फैसला करना है और दूसरी पार्टी जो है वो हमसे नाराज़ ही जाएगी, तो ऑटोमेटिकली 50% ऑफ द पीपल हमसे ऑटोमेटिकली नाराज़ होते हैं। कुछ हमारे अपने भी रवैये हैं और हमारे अपने भी इश्यूज़ हैं जो कि हम सॉल्व कर रहे हैं, इनको रिजॉल्व कर रहे हैं, उनमें प्रोग्रेशन ला रहे हैं, तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन पुलिस से जो अगर आप कहें कि एक प्रॉब्लम है लोगों को, आवाम को, तो मैं ये भी इसमें कहूँगा कि जब आवाम और लोग अपने घरों में जाते हैं और रात को सेफ्टी के साथ सोते हैं, वो भी पुलिस की वजह से ही है। अगर एक दिन भी पुलिस ना हो तो उस दिन जो कोराम मचेगा, तो आप उसको भी इमेजिन करें। अच्छा, बिलाशुबा आपने बिल्कुल ठीक बात कही, लेकिन अवाम अब जिस तरह से अगर हम माजी में एक नज़र डालें तो जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल अब हमारे शहर में हो गई है, इस तरह से कभी भी लोगों ने अपने आप को गैर महफूज महसूस नहीं किया था। लोगों के पास सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद होती हैं, गली मोहल्लों में चोरी डकैती की वारदातें बहुत ही आम रह गया है। मोबाइल फ़ोन छिन जाना किसी का अब तो कोई बात ही नहीं रह गई है। और फिर इस पर मुझे नहीं समझ आती कि जब फुटेजेस भी मंजर आम पर आ जाती हैं, इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। इसकी वजूहात क्या हैं? क्यों कोई फिर अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवाए? अच्छा, इसमें मैडम अर्ज ये है कि लाहौर की आबादी 1 करोड़ 35 लाख है अभी मुहतात अंदाज़ों के मुताबिक, और ये मैं रात की शाम की बात करता हूँ। दिन में तकरीबन जो लोग यहाँ पे आते हैं, ट्रैवल करते हैं, तकरीबन 2 करोड़ की आबादी बन जाती है। 2 करोड़ की आबादी के शहर के अंदर हम लोगों ने पूरा जोर लगा लिया FIR देने में, क्योंकि IG साहब की, चीफ मिनिस्टर साहब की, हमारे CCPO साहिबान की, सबकी ये डायरेक्शन थी कि आपने FIRs कोई भी रोकनी नहीं। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है, जो भी हो रहा है, आपने वो FIRs रजिस्टर करनी है। वो करके सारी FIRs रजिस्टर करके हमारा 1,35,000 क्राइम बना है। 1,35,000 को अगर आप 2 करोड़ से अगर आप उसको देखें ना, तो 1,35,000 क्राइम 2 करोड़ की आबादी में कुछ भी नहीं है, क्वाइट फ्रैंकली इट्स जस्ट अ फ्रैक्शन। आप डिवाइड करके देख लें, 0.0 समथिंग % बनता है। और ये इसमें भी 1,35,000 क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं है। ये 1,35,000 बेसिकली आपका, इसमें सब तरह के क्राइम आ जाता है, जिसको आप फाइनेंशियल क्राइम कहते हैं। फॉर एग्जांपल चेक डिसऑनरमेंट, फॉर एग्जांपल आपका कोई आपके पैसे खा गया है, आपका फ्रॉड हो गया आपके साथ, हर किस्म का क्राइम जो प्योर हीनियस क्राइम है, जिसे हम कहते हैं मर्डर, डकैती, रॉबरी, डकैती विद मर्डर, वो तो आप अगर आप इमेजिन करें कि 2 करोड़ की आबादी का मेट्रोपोलिस है ये लाहौर आपका ना, उसके अंदर कितना हो रहा है, और आप बाकी मुल्कों के शहरों से, मेट्रोपोलिस से अच्छा, करें। इससे अब हम तसल्ली सिर्फ अपने आप को दे सकते हैं, लेकिन हम बेहतर तो चीज़ें करने की तरफ चलते ही हैं। टिप्स पे होते हैं वो इलाके, हमारे रिपोर्टर्स हमें बताते रहते हैं कि ये इलाके हैं जहाँ पर चोरी डकैती की वारदातें मामूल बनती जा रही हैं रोज़ाना की बुनियाद। ऑब्वियसली पुलिस को भी सब पता होता होगा, तो इन इलाकों में आपकी प्लानिंग क्या होती है? क्या कुछ चेंज प्लानिंग होती है? पेट्रोलिंग का अमल किस तरह से मौसर बनाया जा रहा है यहाँ पर? अच्छा मैडम, मैंने आई एम ए PSP ऑफिसर। PSP ऑफिसर बेसिकली नेशनल ऑफिसर्स होते हैं, बिकॉज वी वर्क इन डिफरेंट सिटीज़ एंड डिफरेंट प्रोविंसेस। मैंने KP में भी काम किया हुआ है, मैंने सिंध में भी काम किया हुआ है, मैंने इधर भी काम किया हुआ है, पंजाब में भी मैंने डिफरेंट जगहों पे काम किया है। मैंने पिंडी में भी, आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि मैं पिंडी में भी रहा हूँ। मैं राजनपुर में भी, DPO राजनपुर था रिसेंटली। मैं लाहौर में मेरी तीसरी पोस्टिंग है, आई हैव बीन SP सदर, SP सिटी लाहौर, SSP ऑपरेशन लाहौर, SP CRO लाहौर। मैं आपको बड़ी ये मैं आपको कैटेगोरिकली बता सकता हूँ, बड़े इन्हिमाक के साथ आपको ये बता सकता हूँ कि
लाहौर पुलिस का जो सिस्टम है फॉर रिस्पांस जो जिसे हम कहते हैं ना, ये 1-5 का सिस्टम और जो हमारा इमीडिएट रिस्पांस सिस्टम है, वो मेरा ख्याल है वो अनमैचेबल है पूरे पाकिस्तान में कम से कम। क्योंकि ये 1-5 की आप कॉल करते हैं, वो सीधी हमारे पास जाती है, हमारी सेफ सिटी अथॉरिटी में जाती है, वहाँ से रिले होती है कॉल। एग्जैक्टली हमें पता होता है कि सेफ सिटी अथॉरिटी वालों को कि यहाँ पे ये मोबाइल चल रही है, यहाँ पे डॉल्फिन वाले मौजूद हैं, यहाँ पे पीरू वाले मौजूद हैं, और हमने जो नज़दीक तरीन कौन सा यूनिट है जिसको हमने कॉल देनी है और उन्हें आगे रिस्पॉन्ड करना है, मैक्सिमम 5-1 मिनट का 6 मिनट का जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम है। दिस इज़ अनबिलीवेबल। इवन पूरे आप उठा के देख लें, और ये मैं वो कोई बातें आपसे नहीं कर रहा, ये चेक हो सकती है सारी चीज़ें, यानी मेजरेबल चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ना। आप जहाँ के कंपेयर कर रहे हैं इसको बाकी, हम अपने करीब के मुल्कों से कर रहे हैं, बाकी दूर ना जाएं, आप इंडिया से कर लें कंपेयर, आप श्रीलंका से कर रहे हैं, आप लोग बाकी मुल्कों से कर लें, ईरान वगैरह से कर लें, आपको पता चलेगा हमारा रिस्पांस बहुत अच्छा है। अच्छा, बिलाशुबा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा है भी 1-5 पे कॉल करने का एक्सपीरियंस हम भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद शहरियों का एतमाद, में बार बार ये जिक्र करना इसलिए चाह रही हूँ कि शहरी बहुत ज़्यादा शिकायतें करते हैं। हम डॉल्फिन फोर्स को भी देखते हैं गश्त करते हुए, हम पीरू फोर्स को भी देखते हैं, लेकिन फिर जहाँ पर ये तमाम फोर्सेस नजर आ रही हैं वहीं इर्द गिर्द वारदातों का हो जाना भी तो क्वेश्चन मार्क है। हम गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन यहीं से आगे जोड़ेंगे, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। इससे पहले कि हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएं, एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास है और खबर ये है जी, सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान से जर्मन सफीर की मुलाकात हुई है। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान से जर्मन सफीर की मुलाकात हुई है। मुलाकात में दोनों ममालिक के माबैन जी तो नाज़रीन हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और हम पूछ रहे थे कि किस तरह से अवाम का एतमाद बहाल हो सकता है। मैंने बहुत दफ़ा भी देखा, सुबह ऑफिस आते हुए भी, आप कहीं मार्केट जा रहे हैं, आपको हर जगह पीरू फोर्स भी नज़र आ रही है, आपको हर जगह डॉल्फिन फोर्स भी नज़र आ रही है। इसके बावजूद क्यों शहरी ये कहते हैं कि शहर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है? मैडम मैं अभी ऑफ एयर में आपसे यही बात कर रहा था एक्चुअली, शहरियों को मैडम जैसे मैं आपको कह रहा था कि पिक्चर स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स, तो आप जब कोई तस्वीर दिखाते हैं या कोई वीडियो दिखाते हैं, क्वाइट फ्रेंकली उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। वो जो स्टैट्स हैं वो लोग उसको ज़्यादा नहीं देखते। स्टैट्स क्वाइट फ्रेंकली ये बताते हैं कि हमारा क्राइम कम हुआ। अब आप ये कहेंगे कि ये तो फिगर फजिंग है, आप लोग फिगर्स आगे पीछे कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, बीइंग ए सीनियर ऑफिसर, हम फिगर फजिंग बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि हमें मना किया गया है। हमें आईजी पंजाब से इनाम गनी साहब ने डायरेक्टली हमें मना किया हुआ है पूरे पंजाब के लिए कि आपने फिगर फजिंग नहीं करनी, स्पेशली लाहौर के लिए, बिकॉज लाहौर इज द फेस ऑफ पंजाब। तो हमने फिगर फजिंग नहीं करनी है। वो किए बगैर मैं आपको एक कैटेगोरिकली बता सकता हूँ, हमारा क्राइम पिछले साल से कम है। इसकी काफ़ी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो एक वजह हमें जो मेन सामने आती है, जो हमने कब्जा माफिया और बदमाशों के खिलाफ क्रैकडाउन अभी रिसेंटली किया है, उससे बहुत डिप आया है, मेजर डिप आया है। उससे हमने ऑब्वियसली ये फिर इन्फर किया है कि ये खाली कब्जा माफिया और ये बदमाश जो गैंग थे और ये ग्रुप थे, ये खाली हार्बर इनको नहीं करते थे बदमाशों को, ये क्रिमिनल्स को भी हार्बर करते थे, उनको भी पनाह देते थे। वो भी क्राइम करके इन्हीं के पास आते थे और इन्हीं से पनाह लेते थे और इन्हीं के वो आप कह रहे हैं छतर छाया में काम कर रहे थे। उससे बहुत मेजर डिप आया है। लेकिन अदरवाइज आई एग्री विद यू, क्राइम है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता क्राइम नहीं है, क्राइम है और क्राइम क्वाइट फ्रेंकली होता रहेगा। कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, बिकॉज दिस इज़ द मेट्रोपोलिस। न्यूयॉर्क सिटी में, न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका की है, NYPD आपने नाम सुना है, बड़ी बेहतरीन फोर्स है। न्यूयॉर्क आप क्राइम देख लें, उधर बहुत ज़्यादा क्राइम है न्यूयॉर्क सिटी में भी। इवन जो भी मेगा सिटीज़ होते हैं, मेट्रोपोलिस होते हैं, वहाँ पे क्राइम होता ही होता है, क्योंकि आपके पास लोग अट्रैक्ट होकर आ रहे होते हैं उस सिटी के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ से। अब वो अपॉर्चुनिटीज़ किस किस्म की वहाँ पे तलाश करते हैं, वो मे बी क्राइम की तरफ जाते हैं, वो मे बी रोज़गार की तरफ जाते हैं। ये उस इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, किस सोशल स्टेटस से वो आता है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। सही। अच्छा, मैं कुछ खुसूसी तौर पर यहाँ पर जिक्र भी करना चाहूँगी नैब की पेशियों के हवाले से। एक भारी फोर्स आपकी तैनात होती है वहाँ पर कारकुनों को रोकने के लिए, अच्छी खासी आपकी नफरी अगर वहाँ तैनात हो जाए, तो फिर आपको नहीं लगता कि इन पेशियों की वजह से कहीं ना कहीं पुलिस का काम भी डिस्टर्ब होता है? मैडम आई एग्री विद यू, मैं खुद भी 2-4 दफ़ा फंसा हूँ वहाँ पे, जब मैं नहीं था इधर पोस्टेड, वहाँ फंस जाते हैं अक्सर। आप आई एम श्योर आप भी कभी फंसी होंगी, आपने देखा होगा।
तो है इशू है ये। हम ट्रैफिक मैनेजमेंट भी वहाँ पे कर रहे होते हैं, हमारी फोर्स भी काफ़ी डिप्लॉयड होती है। मैं पहले आपसे अर्ज़ कर रहा था, कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं पंजाब में जो कि बहुत बेहतर हुई हैं बाकी प्रोविंसेस से, स्पेशली लाहौर में बड़ी बेहतर हुई हैं। लाहौर में जो सबसे बेहतर चीज़ हुई है क्वाइट फ्रेंकली वो ये है कि मॉडल टाउन इंसिडेंट के बाद हमने एक स्पेसिफिक फोर्स रेस की थी जिसका नाम है ARF, एंटी राइट फोर्स। बिल्कुल, एंटी राइट फोर्स ट्रेंड है, बेसिकली टर्की से ट्रेंड है, इनके मास्टर ट्रेनर्स और इनको हमने ट्रेन किया टर्किश एंटी राइट फोर्सेस के ऊपर ये बेस्ड है, और इनके पास इक्विपमेंट भी टर्की से आता है। दे आर वेरी वेरी गुड एट देयर जॉब। मैंने फर्स्ट हैंड इनसे इनकी कमांड की है, उनको एक्सपीरियंस किया है, दे आर वेरी गुड एट देयर जॉब। हम रेगुलर पुलिस को यहाँ पे नहीं लगाते, हम एंटी राइट फोर्स को एक तो यहाँ पे लगाते हैं। सही। और मकसद सिर्फ यही होता है कि इन जो लीडरान हैं इनके ऊपर इनके थ्रेट्स हैं, लाइफ थ्रेट्स हैं, और हम नहीं चाहते कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ऐसा हो जाए, क्योंकि जो ये जो नैब की पेशी हो रही है, जो ये तो एक अदालती प्रोसेस है जो तो चलता रहना। बिल्कुल। ये ना हो कि इससे कोई बाहर का कोई जो हमारा कोई दुश्मन है वो फायदा आपको नहीं लगता कि इतनी भारी नफरी अगर आपकी वहां पर तैनात हो जाएगी तो बाकी जो उनके काम है वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली मुतासर तो होते होंगे? मैडम, ये जो एंटी राइट फोर्स है स्पेसिफिकली इट इज मेंट फॉर दिस जॉब। सही, ठीक। इनका काम ही है, ठीक। इन्होंने इलाके को कॉर्डन करना है, इन्होंने चीज़ों को कंट्रोल करना है, इन्होंने कोई राइट नहीं होने देना, इन्होंने जो भी कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उसको प्रोटेक्ट करना है। तो ये बेसिकली दे आर मेंट फॉर दिस जॉब, दे हैव बीन ट्रेन्ड फॉर दिस जॉब। तो एक इनकन्वीनियंस है, आई एग्री, लेकिन अभी फिलहाल उसका कोई हल नहीं है, क्योंकि वो है भी राइट इन द हार्ट ऑफ इधर एहतजाज कोर्ट्स हैं। सही। एक और बहुत ज़रूरी चीज़, शहर में हाई रोज़ एहतजाज होते हैं और उन जगहों पर भी एहतजाज होते हैं जहाँ पर दफ़ा 144 का नफाज है, इसको लेकर क्या प्लानिंग है? इसको लेके मैडम नया एक वो आ रहा है, इसमें कानून साजी हो रही है बकायदा, स्पेशली जो माल रोड है इसके ऊपर, तो वो इसको कर देंगे अभी जल्द से, और जुलूस और इसको ब्लॉक करना बिल्कुल बैन हो जाएगा। और इसके ऊपर अल्टीमेटली फिर हम कानून साजी ये करके कि इसको एक रेड जोन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो पूरा जो माल रोड है ये रेड जोन है, यहाँ पे आप जलसा जुलूस नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, यू विल गेट अरेस्टेड एंड एवरीथिंग। तो ये काम चल रहा है। दूसरा ये भी देखा जा रहा है, इसके ऊपर भी बातचीत चल रही है कि अगर जिसने जलसा जुलूस करना है, जैसा लंदन के अंदर हाइड पार्क का एक है, आपको पता होगा कि जिसने भी किसी किस्म का जुलूस करना है, कोई बयानिया देना है, वो हाइड पार्क चले जाते हैं। सबके लिए वो जगह मुख्तस है, वो जाके अपना ना उधर कर लें। हम भी इस तरह की एक जगह देख रहे हैं कि लाहौर के अंदर हम कहाँ पे। चलिए जी, हम दुआ गो हैं कि ऐसे प्रॉपर प्लान करके कुछ हो ही जाए, क्योंकि शहर में होने वाले एहतजाज की वजह से हमने माजी में नाखुशगवार वाकयात भी देखे हैं, लोगों की परेशानियां भी देखी हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए एंड विश यू गुड लक। जिस तरह से आप बेहतरी की उम्मीदें दिखा रहे हैं, काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह हमें ऐसी बेहतरी नजर भी आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले एक खबर है हमारे पास, वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। जर्मन सफीर की जो है वो लानस रोड पहुंचे हैं और जर्मन सफीर लानस रोड पर कोहिनूर ग्रुप में लीफ के दफ्तर पहुंचे हैं। सफीर की चेयरमैन कोहिनूर टेक्सटाइल मिल तारिक सहगल से मुलाकात हुई है। ये मनाजिर आप देख रहे हैं लानस रोड के, जहां पर कोहिनूर ग्रुप के मेपल लीफ के दफ्तर पहुंचे हैं और सफीर की चेयरमैन कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स तारिक सहगल से भी मुलाकात हुई है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं टूरिज्म के फ़रोग के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्योंकि अब इस चीज़ पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा से जोर भी दिया है, तो क्या चीज़ें इसमें नई ऐड की जा रही हैं, इसमें हम बात करेंगे ज़रूर। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद है, तारुफ कराना चाहूँगी। आसिम रज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि GM है टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पंजाब के, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो टूरिज्म ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी हमेशा इस पर फोकस किया, अब इसको इन्हांस भी किया जा रहा है। क्या क्या इसमें चेंजेस लेकर आई जा रही हैं, किस तरह से लोगों के लिए इसमें जो है मजीद फैसिलिटीज ऐड की जा रही है? देखिए, एक चीज़ तो ये कि गवर्नमेंट जो है, खा वो फेडरल लेवल पर हो या सूबे के लेवल पर, बहुत ज़्यादा अलाइव है टूरिज्म की अहमियत के हवाले से। ये वो शोबा है जिसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तरक्की दी जा सकती है। अगर हम पंजाब हुकूमत की बात करें तो ए नंबर ऑफ स्टेप्स आर बीइंग टेकन, बहुत कुछ पंजाब हुकूमत इस हवाले से कर रही है, जिनमें 5-6 बड़ी चीज़ें ये हैं कि एक तो बहुत अरसा
कोई पॉलिसी ही नहीं थी टूरिज्म की, सयाहत की पंजाब के बीच में। सही। तो एक बाकायदा एक पॉलिसी बनाएगी। पॉलिसी का मतलब यह है कि एक रोड मैप दे दिया गया जिसपे टूरिज्म ने आइंदा कई दहाइयों तक और कई अशरों तक चलना है, नंबर 1। दूसरे नंबर पर पंजाब की टूरिज्म का अगर आप जिक्र करें तो वो मरी और लाहौर तक महदूद रही है बहुत अरसा। सही। लेकिन अब बहुत सारी नई साइट्स को डेवलप किया जा रहा है, जिसके बीच में कोटली सत्तियां है, जिसके बीच में नड़ कहूटा है, उसमें चकवाल है, उसमें अटक है, फिर को सुलेमान है। अच्छा, ये बहुत अमेजिंग चीजें ऐड की गई हैं, लेकिन हमने तो नॉर्मली यही सुना था कि टूरिस्ट यहाँ पे इन्हीं जगहों पर जाते जी बिल्कुल, गवर्नमेंट जो है टोटल फोकस अब इस साइड के ऊपर आ गया है और 3-4 इकदाम किए जा रहे हैं नई साइट्स को डेवलप करने के लिए, जिसके बीच में एक तो डेवलपमेंट बजट जितना भी है अब वो मरी और लाहौर से बाहर निकालकर इन नई साइट्स के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं, कैंपिंग गालास के हवाले से और बहुत सारी। अच्छा, लोगों को कैसे पता चलेगा कि इतनी जबरदस्त जगह मौजूद हैं, वहां पर वो जा सकते हैं, इवेंट्स जिनका आपने जिक्र किया, तो ये टाइम टू टाइम इसको पब्लिसिटी इनकी करना भी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये बहुत बड़ा एरिया था जिसके बीच में हम हमेशा से लैग करते थे। सही। अब इस गैप को पूरा करने के लिए एक टूरिज्म ऐप पंजाब की बनाई गई, आपके इल्म के अंदर ही होगा। बिल्कुल ऐसे। अब उसमें 511 पंजाब की टोटल साइट्स जो हैं वो अभी ऑन एयर कर दी गई हैं। उनकी तस्वीर मौजूद है, उनके हवाले से डाटा मौजूद है, उनकी लोकेशन मौजूद है, बेसिक इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अब इन 511 साइट्स को मजीद हम एनहांस भी कर रहे हैं। तो यूं इसका मतलब ये है कि लोगों की हथेली में पूरे पंजाब का टूरिज्म आ गया, ये एक चीज है। फिर इसके अलावा कोई 100-150 के करीब डॉक्यूमेंट्रीज बनवाई हैं हुकूमत पंजाब ने टूरिज्म की, मुख्तलिफ साइट्स की। सही। ये पूरे पंजाब की डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं, पूरे पंजाब के सॉन्ग्स भी हैं, फिर रीजन वाइज बनाया गया, फिर जो साइट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्रीज हैं वो भी क्रिएट की गई। अब उनको थ्रो करने के लिए हम जा रहे हैं आवाम के लिए, और उनको बैरून मुल्क भी भेजा जाएगा, इसी भी लोगों को पता चलेगा। फिर बाकायदा प्रिंट मीडिया के थ्रू भी, मसलन हमारे मैगजीन्स जो हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, वो रेगुलरली चल रहे हैं। अभी एक फोटोग्राफिक कंपटीशन का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें पंजाब के तमाम लोगों को कहा गया है कि जहां जहां उनको नजर आता है कि टूरिस्ट साइट की खूबसूरत है तो तस्वीर खींच के हमें भेजें। तो ये तमाम चीजें हैं जिनके जरिए उजागर किया जा रहा है। सही। अच्छा, टूरिज्म को फरोग तो दे रहे हैं और टूरिस्ट साइट नहीं आ रही हैं, यहाँ पर अब जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए क्या क्या, ऑब्वियसली बेसिक जो चीजें हैं, क्योंकि टूरिस्ट वहां पर आ रहे हैं, बुनियादी जरूरियात का वहां पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि गवर्नमेंट अब इस चीज पे कन्विंस्ड है कि पब्लिक सेक्टर जब तक प्राइवेट सेक्टर को साथ लेकर नहीं चलेगा, टूरिज्म का फरोग मुमकिन ही नहीं है। तो हुकूमत पंजाब ने जितने भी रेस्ट हाउसेस थे जो पहले मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के पास थे, फैसला कर लिया कि उनको आवाम के लिए खोल दिया जाए, उनको खोल दिया गया। सही। अब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को लाने के लिए बाकायदा पॉलिसी बनाई जा रही है। कुछ रिजॉर्ट्स ऐसे हैं जिनको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया, जैसे ननकाना के बीच में टूरिज्म का रिजॉर्ट था, उनको हाशु ग्रुप को, जो पर्ल कॉन्टिनेंटल वाले हैं, उनको दिया गया। इसी तरीके से खजोट के बीच में जो रिजॉर्ट था उसको पैराडाइज होटल वालों को दे दिया गया। इस तरीके से मुख्तलिफ रिजॉर्ट्स दिए जा रहे हैं और बाकी तमाम रिजॉर्ट्स के लिए एक पॉलिसी जो है बन रही है। आप बहुत जल्द देखेंगे पंजाब के तमाम रिजॉर्ट्स को प्राइवेट सेक्टर ही चला रहा होगा। तो प्राइवेट सेक्टर जब चलाएगा तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि फैसिलिटीज भी बेहतर होंगी और डेवलपमेंट भी ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट की निस्बत तो बेहतर अंदाज में कर रहे होंगे। सही। और फिर इसके साथ साथ उन जगहों का भी जिक्र हम जरूर करेंगे जहां पर ज्यादा बड़ी तादाद में टूरिस्ट जाते हैं, मरी, नथिया गली, यहाँ पर क्योंकि अब कैपेसिटी लोगों की बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पर भी सहूलियात पहुंचाना मेरे ख्याल से एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो क्या किया जा रहा है यहाँ? देखिए, 1850s के अंदर जब ये मरी बना था तो ये एज ए टूरिस्ट रिजॉर्ट नहीं बना था, ये कैपिटल था जो कि अंग्रेज हुकूमत ने उस वक्त बनाया। फिर उन्होंने कैपिटल को शिमला के बीच में शिफ्ट कर लिया। हमें मरी के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि पॉपुलेशन यहाँ पे जरूरत से ज्यादा चली जाती है। सही। और उसको हल करने का वाहिद वे यही है कि पॉपुलेशन को दूसरी जगहों पर भेजना स्टार्ट कर दें। और वो जगह जिनका मैंने आपको बताया, को सुलेमान, चकवाल, कोटली सत्तियां, अब इन जगहों को हम प्रमोट कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे मरी है, ताकि लोग फिर यहाँ पे जाना शुरू कर दें। जब वहां पे रश कम होगा तो चीजें वैसे बेहतर हो जाएंगी। ऐसे ही खूबसूरत नज़ारे वहां पर हैं, नज़ारे बिल्कुल हैं। अब सिर्फ हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं वहाँ पे। सही। और ये अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा तो बहुत ही जबरदस्त चीजें जो है इसमें ऐड हो जाएंगी। एक और नई चीज जो वाकई मेरे लिए भी नई है, मैं जरूर उसके बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिक्र किया गया है, क्या है ये? बेसिकली बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये 1972 में एक कन्वेंशन हुआ 1972 में यूनेस्को के तहत, जिसके बीच में फैसला किया गया कि दुनिया की कुछ साइट्स को आलमी साइट्स डिक्लेयर कर दिया जाए। ठीक है। पाकिस्तान ने 1976 के बीच में उसको रेटिफाई किया। अब तक 1121 साइट्स ऐसी हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर्ड हैं।
सही। ये कल्चरल अहमियत की, नेचर वाइज और रिलीजियसली अहम साइट्स हैं। इन साइट्स के ऊपर दुनिया, मतलब कि वो दुनिया का ओवरऑल असासा हैं। इनके ऊपर कोई मुल्क जो है खुद से तब्दीलियां नहीं कर सकता। पाकिस्तान में ये 6 साइट्स हैं। सबसे ज्यादा चाइना में है 55, देन उसके बाद में इटली में है 55, 48 है स्पेन में, इंडिया में 38, ईरान में 24, बांग्लादेश के अंदर 3, उसके बाद अफगानिस्तान में 2, पाकिस्तान में ये 6 हैं। उन 6 में से 3 जो है वो पंजाब के बीच में जो है वो पाई जाती हैं। तो जिसके बीच में हमारा शालामार गार्डन और हमारा फोर्ट आ जाता है, उसके बाद में टेक्सला हमारा आ जाता है, रोहतास फोर्ट हमारा आ जाता है, फिर मकली का कब्रिस्तान है। तो ये ओवरऑल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। सही। अब यहाँ पर जिस तरह के हम बार बार बात भी कर रहे हैं फ़रोग के लिए टूरिज्म की, तो यहाँ पर क्या टूरिस्ट के लिए ओपनिंग है, जा सकते हैं वो, और उनको फैसिलिटेट अच्छे तरीके से किया जाए? हेरिटेज साइट्स के हवाले से हुकूमत का सबसे पहले जो जिम्मेदारी होती है वो उसकी प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन होती है, बिलाशुबा होनी भी चाहिए। एक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो इसी टास्क के साथ पूरे पाकिस्तान के बीच में मौजूद भी हैं और काम भी कर रहे हैं। सही। अब इनके हुस्न को प्रमोट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज वक्तन फवक्तन की जाती रही हैं और वो होती रहेंगी, लेकिन एक चीज हमें ख्याल रखना पड़ेगा, वो ये कि इन साइट्स को वैसे टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं किया जा सकता जैसे बाकी साइट्स को हम ओपन कर देते हैं। सही। क्योंकि ये दुनिया की नजर में है, इनको खराब होना, इनका डैमेज होना हम अफोर्ड नहीं करते। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर मैं शहर लाहौर की स्पेसिफिकली बात करूं तो यहाँ बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं। हमारे अंदरून शहर की तरफ अगर रुख कर लें तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। तो अब वहाँ पर चूंकि बड़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं, आपने कहा कि ये फोकस भी है कि वर्ल्ड हेरिटेज है, इसको महफूज भी रखना है, क्या क्या इकदाम यहाँ पर टाइम टू टाइम किए जाते हैं? देखिए, लाहौर के हवाले से तो हमारा जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट है वो साइट सीइंग बस का है। बिल्कुल। आपने मेरे ख्याल है कि डबल डेकर बस, उसके ऊपर खुद भी सफर किया होगा। बिल्कुल। इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट, जिन्होंने नहीं किया सुनने वालों में जरूर उसके ऊपर जाना चाहिए। तो लाहौर के हवाले से अगर मैं बात करूं तो 3 पॉलिसीज पर हम काम कर रहे हैं। एक तो एक इसके रूट पहले बड़े महदूद थे, इन रूट्स को हमने बढ़ाया है। पहले जाया करती थी यहाँ से, या वाघा बॉर्डर जाती थी, या मीनारे पाकिस्तान तक जाती थी। अभी 3-4 मजीद रूट्स हमने इसके खोल दिए हैं। शालवार गार्डन ये जा रही है, इम्पोरी में जाना शुरू करने लगी है, और सफारी पार्क तक भी हम इसके ऊपर लेके जाया करेंगे। हमारा प्लान यहाँ से इसको हिरन मीनार तक भी ले जाने का है। फिर हमने इसका जो दायरा कार है इसको लाहौर से बाहर भी निकाला है। हमारी एक बस रावलपिंडी के अंदर जा चुकी है, एक बहावलपुर के अंदर जा चुकी है, और ये बेसिकली उन एरियाज को अब लोगों को वहाँ की सैर करवा रहे हैं। अच्छा, लाहौर में इनकी टाइमिंग्स बता दीजिए ताकि जो लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, वो प्लान करना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ संडे को, तो वो जा सकते हैं। मुख्तलिफ टाइम्स इनके चलते रहते हैं। मतलब अगर हम दिनों के हवाले से बात करें तो और प्लान होता है। आप यूं समझ लीजिए कि 11-12 बजे सुबह से लेकर शाम के 7-8 बजे तक ये मुख्तलिफ टाइम्स में हमारे ट्रिप्स अवेलेबल होते हैं। कजाफी स्टेडियम में हमारा जो है वो बेसिक जंक्शन है जहाँ से ये चलती हैं, तो वहां से रिजर्वेशन इसकी हो जाती है। सही। मुझे प्लानिंग बताइएगा आगे की क्या है, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए मजीद क्या क्या चीजें ऐड की जा रही है? देखिए, टारगेट बेसिकली ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, IT को ज्यादा से ज्यादा इनकॉर्पोरेट किया जाए हमारे टूरिज्म सेक्टर में, क्योंकि इसका बहुत बड़ा फुकदान था। वेबसाइट, वेब पोर्टल, इसके ऊपर बहुत ज्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं। फिर बाहर की दुनिया में जाकर पाकिस्तान के हुस्न को प्रमोट करने के लिए एक जामिया एक मनसूबाबंदी जो है उसकी की गई है। ये भी प्लान किया गया है कि एक वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है जब वो हमारे यहाँ पे आता है, उसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोगों को, ताइफों को हम यहाँ पे बुलाएं और उनको दिखाएं कि पाकिस्तान का हुस्न जो है वो कहाँ कहाँ पे है। हुकूमत पाकिस्तान ने, फिर हुकूमत पंजाब ने बहुत सारे मुल्कों के साथ MOUs भी साइन किए हैं। टर्की है, अजरबैजान है, चाइना है, बहुत सारे मुल्क। बेसिक मकसद ये है कि टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके पूरी दुनिया में। सही। बहुत सारे लोग जो कि दूसरे ममालिक में जाते हैं, उनको ये बताने की बहुत ज्यादा अशद जरूरत है कि पाकिस्तान जो है वो कुदरती हुस्न से माला माल है, और हमारे यहाँ वाकई यहाँ पर इस तरह के इलाके हैं जहाँ पर आप जाएं तो आप वाकई हैरान रह जाते हैं। ये बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं कि कम से कम अपने लोगों को बताया जाए कि आपके अपने मुल्क में इतने अच्छे नज़ारे, इतना हुस्न मौजूद है, आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, बात यह है कि जो दिखता है वो बिकता वाला उसूल टूरिज्म पर भी अप्लाई होता है। सही। अब हमने टूरिज्म को वैसे ही दिखाने का फैसला कर लिया है जिस तरह, मतलब मीडिया की आंख। बिल्कुल। दिस इज द बेस्ट वे। बिल्कुल। प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। बिल्कुल। हुकूमत का मुकम्मल फोकस टूरिज्म डिपार्टमेंट का इसी के ऊपर है। सही। मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए, मुख्तलिफ सॉन्ग्स के जरिए इसका हुस्न हम प्रमोट कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्रीज बनवाई गई हैं, अब उनको जितने भी हमारी एम्बेसीज हैं बिल्कुल बाहर के मुल्कों में, वहां पे भिजवाया जा रहा है ताकि वो खुद फिर अपने अपने मुल्कों में इसको प्रमोट करें। तो यही एक बेहतर हल है जिससे आप वाकई अपने मुल्क का हुस्न दिखा भी सकते हैं, इसको प्रमोट भी कर सकते हैं, और फिर टूरिज्म को भी इसी तरह से फरोग जो है वो मिल सकता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचे, अपने इख्तिताम को अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।